जो एग्जाम पेपर है उसे डिस्कस करेंगे, उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनना। व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? डिस्क्राइब द मेन रोल ऑफ एमएनसी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल एमएनसी का क्या रोल होता है। एक ग्लोबलाइजेशन की कई सारी डेफिनेशन बताई थी मैंने तुम लोगों को। एक ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से इंटीग्रेशन होता है, ये सही कई सारी कंट्रीज को कनेक्ट करने का काम करती है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का फ्री फ्लो होना चाहिए। जैसे नॉलेज फ्री फ्लो हो रही है, टेक्नोलॉजी फ्री हो रही है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन कंट्रीज थ्रू ट्रेड कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ये इसके अंदर केवल ट्रेड ही नहीं आता, ह्यूमन बींग्स भी आ सकती है, आइडियोलॉजी भी आ सकती है और माइग्रेशन भी आ सकता है। एमएनसी कैसे प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में? बहुत बड़ा रोल। सबसे पहले एमएनसी क्या करती है, जब भी एमएनसी किसी भी नई कंट्री में अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले वो लैंड को बाय करेंगे, फिर फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और मशीनरी परचेज करेंगे। और जो भी एमएनसी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एमएनसी क्या करती है कि ज्वाइंट वेंचर करती है। एमएनसी लोकल कंपनीज के साथ ना एक टाई अप कर लेती है, उनके साथ टाई अप करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती है। और कभी-कभी एमएनसी क्या करती है कि लोकल कंपनीज के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लेती है। जो लोकल कंपनी होते हैं उसके शेयर्स को खरीद लेती है अपना प्रोडक्शन इनहेंस करने के लिए। अभी आप देखोगे इंडिया में आपको फ्लिपकार्ट का नाम हर कोई जानता है, फ्लिपकार्ट। आपको पता है फ्लिपकार्ट का 70% के आसपास जो शेयर है वो अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने ले रखा है। क्लियर? तो ऐसे ही एमएनसी क्या करती है लोकल कंपनी को, बुक में आपको एग्जांपल दे रखा है कि जो कारगिल फूड्स ने ग्रुप है ना, उसने खरीद लिया था प्राग फूड लिमिटेड को। इसके अलावा एमएनसी कैसे रोल प्ले करती है? इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड। एमएनसी फॉरेन ट्रेड्स को इंक्रीज करती है। एमएनसी इंक्रीज करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम द कंट्रीज। और ये सबसे पहला बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल इज क्रिएटेड बाय द एमएनसी। एमएनसी के थ्रू क्या करती है, अपॉर्चुनिटी होती है, उनमें लोगों को हाई वेजेस भी मिलते हैं। तो ये सारे के सारे काम एमएनसी के थ्रू ही किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाई डिड महात्मा गांधी फाइंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन? देखो, अब महात्मा गांधी का की ऐसी आइडियोलॉजी थी ना कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो लोगों को आपस में यूनाइट कर सके, जो लोगों को आपस में यूनाइट कर सके। तो महात्मा गांधी को लगता था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सॉल्ट एक बहुत बड़ा, सॉल्ट जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज है जिसका यूज हर कोई करता है, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, जो सॉल्ट का कॉमन यूज करता है। ऐसा नहीं कोई 5 किलो खाएगा वो 1 किलो खाएगा, क्योंकि नमक ऐसी चीज है। और महात्मा गांधी को ये लगता था कि ये सोसाइटी के ना सब लोगों को एक साथ जोड़ने कनेक्ट करने का काम कर सकता है। इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या करा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर 14 टाइम्स टैक्स लगा रखा था। जो महात्मा गांधी को एक्सप्लोइटिव लगता था, उनका मानना था कि ये हमारी ही थिंग्स है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने इसके लिए सॉल्ट मार्च भी स्टार्ट किया था। और जिसके लिए महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एज ए पावरफुल सिंबल चूज किया, ये लोगों के बीच में एक तरीके से यूनिटी प्रोवाइड करवा सकता है। आपको पता है जब सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था तो 78 वॉलंटियर्स थे, धीरे धीरे 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स कनेक्ट होते चले गए थे सॉल्ट मार्च के थ्रू। क्लियर? जब महात्मा गांधी ने अप्रैल में 6 अप्रैल के आसपास जब उन्होंने कोस्टल रीजन से समुद्र का पानी उबाल दिया ना, तो उन्होंने ब्रिटिश रूल को ब्रेक डाउन कर दिया। इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि लार्ज लार्ज नंबर पे इसमें क्या था कि लार्ज नंबर में पीपल्स ने सपोर्ट किया था, पहला ऐसा मूवमेंट था। और ये जो सॉल्ट मार्च था एक इसलिए भी ये बेनिफिशियल था क्योंकि पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें फीमेल ने लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन किया था। इससे पहले फीमेल ने किसी भी मूवमेंट में लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन
नहीं किया था। एक सोशल कॉज भी हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर क्वेश्चन 23 व्हाई आर शुगर मिल्स concentrated in sugarcane producing area? Explain any three problem faced by sugar industry in India. इसमें पूछा गया है कि जो शुगर मिल्स होती है ना, वो जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस होता है उसके आस से क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, और इसमें ये 2 पार्ट में क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। सबसे पहले शुगर मिल्स शुगर फील्ड्स के आसपास क्यों लोकेट होती है? सबसे बड़ा है, शुगर एक हैवी है और वेट लूजिंग है, कमोडिटी है। अगर ये आप इसे दूर करोगे ना, तो शुगर को दूर तक ले जाने के लिए उसका जो सुक्रोज का कंटेंट है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। सुक्रोज का कंटेंट जो है धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा और उसका वेट भी धीरे-धीरे शुगर केन का घटता चला जाएगा। इसलिए शुगर केन को हमेशा शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया के आसपास ही लोकेट किया जाता है शुगर मिल्स को, ठीक है? शुगर मिल्स को हमेशा शुगर कैन फील्ड्स के आसपास इसीलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि लॉस ना हो पाए। अब चैलेंजेस क्या-क्या है इंडिया में? एक तो शॉर्टेज इन शुगर कैन सप्लाई विद इन कंट्रीज। इसके अलावा लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विद इन कंट्री। एक तो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट उतनी बेटर है नहीं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी इंडस्ट्री से ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अलग-अलग स्टेट्स की डिफरेंट पॉलिसीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है किसी भी गुड्स को उसके प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक करेक्ट करने के लिए एक तो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, उसकी भी कमी है, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वाइटल एंड पॉजिटिव describe the vital and positive role of credit with example। अब इसमें पूछा गया है कि क्रेडिट कैसे वाइटल जब भी आ जाए तो एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाए कि किस तरीके से क्रेडिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है किसी की लाइफ में। तो सबसे पहले एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में क्रेडिट। पहला, बाय सैंक्शनिंग लोन्स टू डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड बैंक्स प्रोवाइड देम विद नेसेसरी एड फॉर इम्प्रूवमेंट। पहले इम्प्रूवमेंट होती है। दूसरा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी। दूसरा, क्रेडिट्स के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रेडिट्स के थ्रू कोई भी इंसान जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। और अगर क्रेडिट चीप रेट पे मिलेंगे तो वो जो है डेब्ट ट्रैप से बच सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो कंट्रीज से पॉवर्टी भी दूर होगी, गरीबी भी दूर हो जाएगी कंट्री से, जिसके लिए एक बहुत ही पावरफुल रोल प्ले कर सकती है क्रेडिट किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जॉब क्रिएट होगी, इकोनॉमिकल इकोनॉमी इंक्रीज होगी, नेशनल डेवलपमेंट होगी, पॉवर्टी कंट्री की दूर होगी। कई सारे लोग जो हैं जिन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रखा है, तो वो एक तरीके से डेब्ट ट्रैप से बच जाएंगे अगर उन्हें चीप क्रेडिट मिलेगा। इसका आप एग्जांपल देख लो, जब बांग्लादेश का जो एग्जांपल दिया जाता है, प्रोफेसर यूनुस ने जो स्टार्ट किया था, तो प्रोफेसर यूनुस ने पहले खुद के पैसे से स्टार्ट किया था वो। क्योंकि वो देखते थे ना कि बैम्बो से ना कई सारे आर्ट क्राफ्ट बनाने वाली जो फीमेल्स थी, वो जो मनी लेंडर से पैसे लेती थी तो उसे ज्यादा पे करना पड़ता था, जिससे उसकी इनकम नहीं हो पा रही और उस बोट्स की कीमत भी बढ़ जाती थी, बिकते भी नहीं थे वो। तो प्रोफेसर यूनुस ने जब अपना पैसा दिया, तो प्रोफेसर यूनुस ने उसके बाद ये डिसाइड किया कि जो उन्होंने फीमेल्स को पैसे दिए थे ना प्रोफेसर यूनुस ने, तो देखा सारी फीमेल्स जो है पैसे उसको टाइम से लौटा दे रही है। तो उसने ये देखा कि अगर क्रेडिट लोगों को कम कीमत में मिलता रहेगा, तो वो इकोनॉमी जो है लोगों की इंक्रीज हो सकती है। ठीक है? उनको एक फाइनेंशियल स्ट्रांग बन सकते हैं लोग। तो जिस तरीके से प्रोफेसर यूनुस का कांसेप्ट आ गया नेशनल जो ग्रामीण बैंक का है, ऐसे ही कांसेप्ट आया था प्रोफेसर यूनुस के दिमाग। क्लियर? तो वहां पर बांग्लादेश में ये रोल प्ले करा था क्रेडिट।
ठीक है बेटा। अब दूसरा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 25, ऑल ओवर द वर्ल्ड people express their dissatisfaction with the failure of political parties to perform their function well. Analyze the statement with argument. इसमें ये पूछा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इस पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसकी आलोचना की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्योंकि जो उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो लोगों की फीलिंग्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जो लोगों के व्यू हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसके पीछे कई सारी चीजें आ सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस में। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज के कई सारे फंक्शंस होते हैं, वो कंट्रीज को रन करती है, वो एक किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को एक शेप प्रोवाइड करवाती है। कंट्री में अपोजिशन पार्टीज होती है, कंट्री में अपोजिशन पार्टीज होती है। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चैलेंजेस क्या है, इसमें आपको पता है, मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें, तो इसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो चैलेंजेस है ना वो मेंशन करने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होती। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस में उनका इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते। सबसे बड़ा चैलेंज है ये। वैसे तो इलेक्शंस होते हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, जिसके कारण लोग अपने व्यूज ट्रांसफर नहीं कर पाते। कुछ ही लोगों के सेंट्रलाइज हो जाती है एक पार्टी, कुछ लोगों के। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है पॉलिटिकल पार्टीज के फेलियर का, डायनेस्टिक सक्सेशन। ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है और ये इंडिया के हर स्टेट में लगभग पाया जाता है, डायनेस्टिक सक्सेशन। आप देखोगे मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें ग्रुप ऑफ पीपल और एक ही डायनेस्टी का रूल होता है जो सेम हो। आप अगर बात कर लो अलग अलग स्टेट्स की, किसी भी स्टेट्स की आप बात कर लो, एग्जांपल ले लो, तो वहां पर देखोगे डायनेस्टिक सक्सेशन बहुत ज्यादा है। हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने बात करी यूपी की, ठीक है, यूपी की बात करी हमने, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अखिलेश यादव, डायनेस्टिक सक्सेशन। अपनी फैमिली से ही 5-7 एमपी खड़े कर दो 80 सीट में से। ये बिहार में लालू यादव, ये सारे डायनेस्टिक सक्सेशन तो है, जिसके कारण जो लोग होते हैं वो आगे नहीं आ पाते, जो अच्छे लोग होते हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसमें भी डायनेस्टिक सक्सेशन है। मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट की सीट है कांग्रेस पार्टी की, वो नाम मात्र का ही चुनाव होता है। लोग कहते हैं कभी जाती है राहुल गांधी के पास, कभी जाती है सोनिया गांधी जी के पास। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन जो है ना, इसके कारण कई सारे जो पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन में नहीं आ पाते। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो एमपी का। एमपी में भी ऐसे ही होने वाला था। ज्योतिराव जो सिंधिया था उसको जब हटा दिया था, उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही थी, उसने कमल पार्टी से अलग हो गया तो पार्टी गिर गई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डायनेस्टिक सक्सेशन जो है ये सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिकल पार्टीज। तीसरा और सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होता है, फेलियर इन ऑफरिंग मीनिंगफुल आइडियोलॉजिकल ऑप्शन। लोगों के पास मीनिंगफुल ऑप्शंस नहीं, लोगों के पास मीनिंगफुल ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, कंट्रीज के अंदर। एक सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहली चीज जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो चैलेंजेस है जो फेस कर रहे हैं, ये है कंट्रोल ऑफ ऑन द यूज ऑफ मनी एंड मसल। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बाय हुक एंड क्रुक मेथड इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, चाहे इलेक्शन कैसे भी जीते। जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन मोटिव क्या होता है, टू सिक्योर सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड अर्न पावर। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मोटिव ये होता है कि वो पावर मिले उन्हें। और पावर कैसे मिलेगी, जब उनकी सीट्स होगी, जब उनकी गवर्नमेंट होगी, तो कोई भी मेथड अपना लेते हैं। उनको पता है कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ज्यादा हैं, उनके बावजूद उन्हें इलेक्शंस में रखा जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के फेलियर के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। और एक हमारा इलेक्शन का सिस्टम भी मान सकते हो आप। हमारे जो कंट्री का जो सिस्टम है इलेक्शन का, वो भी एक इसके पीछे रीजन है। हमारी कंट्री का जो मेथड है उसे फर्स्ट पास द पोस्ट। इसमें वोट्स की मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, सीट्स की मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कंट्री के पास। क्लियर। और कोई सिक्योर सीट्स नहीं है फीमेल्स के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए सिक्योर सीट नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो ये रीजंस आ गए इसके अंदर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से। एनालाइज द मेजर एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। सबसे पहली चीज ये है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए क्या किया। अब देखो कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज किसी एक इंसान की नहीं है, कोई एक व्यक्ति या एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये होल कंट्री की बात की गई है इसमें। तो फ्रांस में ऐसा क्या किया गया जो आइडेंटिटी क्रिएट करने की। देखो फ्रांस रेवोल्यूशनरी ने इसके लिए कई मेथड का यूज किया, जैसे उन्होंने ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटी ऑन द सिटीजन जैसे कंसेप्ट का यूज किया। emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution, पहले दो वर्ड। इसके अलावा एक न्यू फ्रेंच फ्लैग तैयार किया गया, ट्राइकलर, जो रिप्लेस करने के लिए फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड जो किंग का रूल था उसको। इसके अलावा स्टेट जनरल इलेक्टेड की गई एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और जिसको रीनेम किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, नेशनल असेंबलीज के द्वारा। न्यू ऑथ्स टेकन किए गए, मार्टिस्टर्स को कॉमोरेटेड किया गया, सब किया गया ऑन ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए पूरी कंट्रीज के लिए। ठीक है, पूरी कंट्री के यूनिफॉर्म लॉ मतलब जो पूरी कंट्रीज में बनाए जाएंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यू वर एबोलाइज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पेड्स मेजर वाज अडॉप्टेड। अब यूनिफॉर्म सिस्टम का यूज किया गया, ठीक है, जो वेट्स के लिए मेजर्स के लिए अडॉप्टेड। रिलीजन डायलेक्ट्स वर discouraged French as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation। अब सभी के लिए फ्रेंच जो है ना, वो केवल रिलीजन के लिए यूज नहीं की गई, रीजनल डायलेक्ट्स का जो को डिस्करेज किया गया। रीजनल, जो रीजनल है ना, रिलीजन नहीं है, रीजनल है। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी जगह फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया ताकि लोग एक लैंग्वेज समझे नेशन के लिए जो कॉमन हो। क्लियर? तो ये था। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका आ नहीं रहा है, यूएस एंट्री इनटू द वॉर इन वियतनाम, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ गया, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है। क्वेश्चन 27, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट। ये अगर कोई बच्चा इसको और अच्छे से समझना चाहता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फर्स्ट पेज को ही देख ले, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंस में ना, और ये क्वेश्चंस पेपर में आते हुए कई बार आ रहे हैं, तो उससे भी आप इस लाइंस को पढ़कर समझ सकते हो। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो सबसे पहला रोल इसका क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेल्प इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने का काम करती है, और आपको पता है एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के लिए। It also reduce the heavy dependence of job on agriculture by providing them job in secondary and tertiary sectors। एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो हाई डिपेंडेंसी है उसे भी रिड्यूस करती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ इम्पोर्टेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में भी एक रोल प्ले करती है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट वेंचर। जो भी ज्वाइंट सेक्टर्स होते हैं इंडिया में, उनका मेन मोटिव ये होता है कि कंट्री से पॉवर्टी को दूर किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दिया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दिया जाए। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है अगर फॉरेन ट्रेड ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ट्रेड होता है फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड के थ्रू कंट्रीज के पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंट्रीज के पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी ना, तो आगे वो फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कंट्री में, एक तो एफडीआई इंक्रीज होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी प्रोवाइड होती है किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। तीसरा, कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड
ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरियस। अब जो भी कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आगे हैं, वो अपने रॉ मटेरियल्स को यूज करके उन्हें काफी ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं, काफी ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडिया प्रोस्पेरिटीज लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एट अ फास्टर पेस। हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्रीज को ना फास्टर फेज में इंक्रीज हो रही है, जिससे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आगे हो सकती है और कंट्रीज की डेवलपमेंट भी डिपेंडेबल है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। और आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, आपको पता है पहले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1991 से पहले इंडस्ट्रीज पे काफी ज्यादा ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे। वो जो ट्रेड बैरियर्स थे ना, तो इंडिया के पास जो एक तो फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी थी हमारे पास, क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज पे काफी ज्यादा नियम लगा रखे थे, कोई भी फॉरेन कंपनी सेटअप नहीं हो सकती थी कंट्रीज में, बहुत टफ प्रोसेस था। और 1991 के बाद इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है वो काफी तेजी से इनहेंस हुई है। अब यहाँ तक हो गया। 28 क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है, क्यों प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप हमारे सिलेबस में नहीं है। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें देखना है। 3 फीचर्स A, B and C are marked on the given political outline map of India. Identify these features with the help of the following information. Write their correct name on the lines marked in the map. अब देखो, हमेशा मार्क मार्क करनी है आपको 3 लाइन्स और पहचानना है कि ये 3 जगह कहाँ के थे। तो ये देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में एक मैप आएगा तो वो केवल नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा, ये श्योर। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री के आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए, 3 या और 2 मार्क्स आपके जो हिस्ट्री के ना वो कहीं नहीं गए। आपको इसी चैप्टर के जो भी प्लेस है जहाँ कांग्रेस के सेशन हुए हैं वो देख लेने हैं, चोरा चोरी मूवमेंट देख लेने हैं, और अमृतसर, बेसिक चीजें देखनी है उसमें कि कहाँ का जो मेन मेन मूवमेंट, जैसे पूना देख लो। जो ये सारी चीजें आपको देखनी है जो उनसे रिलेटेड मैप आएगा। लाहौर देख लो, अमृतसर, ठीक है, चोरा चोरी, इसके अलावा अहमदाबाद, खेड़ा, ये सारे प्लेस आपको जरूर देखने हैं, नागपुर, इन सब से ही आएगा मैप में। पहला है अ प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। अब लाइन करके दिया होगा, तो लाइन करने से आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो ये है मद्रास, क्योंकि बुक में सबसे नीचे पॉइंट आउट किया गया तमिलनाडु, तमिलनाडु को मद्रास भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा द प्लेस एसोसिएटेड विद पीसेंट सत्याग्रह। पीसेंट का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये अपने दिमाग से लगाना, तो उसमें अंडरलाइन होगा, वो डॉट होंगे। पीसेंट्स का सत्याग्रह यहाँ पर बिहार दे रखा है, तो बिहार में कहाँ हुआ था सत्याग्रह, चंपारण में। तो दूसरा आपका हो गया चंपारण। द सिटी एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, अमृतसर। तो अमृतसर पंजाब में, आपको वहां पर लाइनिंग दे रखी है, वहां पर फिलअप करना है। अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आउटलाइन मैप दूसरा आ गया। ठीक है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया locate and label the following with appropriate symbol। आपको appropriate symbol से पता लगाना है कहाँ है ये। तो पहला है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर एक जगह है गुजरात में। कहाँ है बेटा, गुजरात में। और ये एक ऑयल फील्ड है। क्या है ये, ऑयल फील्ड। तो गुजरात में आपको दे रखा है आउटलाइन करके, गुजरात में अंकलेश्वर ऑयल फील्ड, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, दूसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर किस लिए फेमस है, दुर्गापुर याद रखना, दुर्गापुर फेमस है। दुर्गापुर याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका रख लेना याद, दुर्गा की सबसे ज्यादा पूजा कहाँ होती, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर से याद रख लेना, वेस्ट बंगाल का ही होगा ये स्टील प्लांट। दुर्गापुर से याद रखना, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में। क्लियर। तीसरा है तूती कोरिन। तूती कोरिन ये एक तरीके का सी पोर्ट है। क्या है बेटा, सी पोर्ट। और तमिलनाडु कहा ये, तमिलनाडु। तूती कोरिन में क्या आ रहा है, टी, टी आ रहा है ना, तो टी से याद रख लेना, ये होगा तमिलनाडु।
तूतीकोरिन कहाँ हो गया? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, आज का हमारा पेपर फिनिश।